बिहार के सिंघिया में बहुत जल्द शुभारंभ होगा हाईटेक अशोका हॉस्पिटल। यूरोलॉजी डॉक्टर अंकित सिंह। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड से नगर पंचायत स्थित सिंघिया स्टेट बैंक के निकट में उत्तर बिहार के सिंघिया जैसे सुदूर देहात क्षेत्र में हाईटेक अस्पताल खुलने जा रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। वो भी बहुत ही कम कीमत पर ऑपरेशन से लेकर गंभीर लाइलाज बीमारी तक का इलाज किया जाएगा। गरीब लोगों के लिए हेल्थ कार्ड एवं मेडिकल बीमा कराने वाले से लेकर अन्य गरीब मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। इस संदर्भ में यूरोलॉजी के प्रसिद्ध डॉक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को सेवा करने के उद्देश्य से ही सिंघिया में इस प्रकार के हाईटेक अस्पताल खोलने जा रहा हूं। जिस गरीब के पास रुपया नहीं रहेगा और वे मेरे अस्पताल में आ जाएगा तो रुपया के बिना वे इलाज करवाने से वंचित नहीं रहेंगे, उसका भी इलाज कर दी जाएगी। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को दिमाग से भ्रम निकाल लेने की बात बताते हुए बोले कि कई लोगों को मन में गलत भ्रम है कि इतने करोड़ रुपये की लागत से बने अस्पताल में गरीब लोगों को इलाज करवाना महंगा होगा। सो ऐसी बात नहीं है, यह तो खासकर गरीब गुरबा लोगों की सेवा करने के लिए ही बन रहा है। एक ही छत के नीचे मनुष्य के सभी बीमारी का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल 100 बेड का क्षमता रहेगा। आगामी अक्टूबर तक विजयादशमी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर उक्त अस्पताल चालू हो जाएगा। सिंघिया में जो अशोका हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें गरीब लोगों के लिए क्या क्या सुख सुविधा, ऐसा लोगों का भी भ्रम है जो बहुत करोड़ों रुपया की बिल्डिंग बन रही है, इसमें लोगों को इलाज कराना संभव नहीं है, हाई फाई रहेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। क्या क्या सुख सुविधा मिलेगा लोगों के लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत प्रासंगिक है कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल बहुत महंगा होगा। सबसे पहले तो मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये इलाज होगा ये बहुत महंगा होगा। आप कहीं भी जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, मिनिमम डॉक्टर का जो ओपीडी फीस है कहीं भी 700 रुपये से कम नहीं है। इस ओपीडी फीस को हम लोगों ने 350 रुपये कर रखा है शुरू में, 350 रुपये। अब आप बोलेंगे कि 350 रुपये क्यों? 350 रुपये ओपीडी फीस इसलिए है कि भारत सरकार भी, जब आप आयुष्मान योजना के तहत जाते हैं, उसमें भी ओपीडी फीस 350 ही है। सीजीएचएस, रिटायर्ड एम्प्लॉय, ईसीएचएस, उनके लिए भी अगर आप जाते हैं तो ये 350 रुपये की ही फीस है। ये कोई मैंने आर्बिट्रली नहीं लिया है, अपने मन से नहीं लिया है। भारत सरकार के जो मानक रेट्स हैं उसके अनुसार ये 350 रुपये तय किया गया है। दूसरी बात है, जो ये फैसिलिटी आई है, लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर, कम कीमत सही इलाज। आप हमारे यहाँ जो ऑपरेशन के चार्जेज हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे अगर आपने पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया, मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं तो कोई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं है। लोग आपसे कितना भी, कोई हॉस्पिटल 30,000 मांगेगा, कोई 50,000, कोई 1,00,000, लेकिन जब आप डिस्चार्ज होंगे उस टाइम पे वो आपसे कुछ भी पैसा मांग सकते हैं। हमारे यहाँ 40,000 का रेट फिक्स है कि अगर आप 40,000 आएंगे तो आपकी दूरबीन से, लेजर से पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा और आप एक दिन के अंदर घर जाएंगे। अब आप बोल सकते हैं कि ये 40,000 की फीस कहाँ से आई? 40,000 की फीस फिर मैंने उसी आयुष्मान कार्ड के रेट के अनुसार लिया है। मैंने कोई अपने हिसाब से नहीं लिया, ये भारत सरकार के स्टैंडर्ड रेट हैं। इनसे कम में सर्जरी नहीं की जा सकती है, ये भारत सरकार भी मानती है। और इसी वजह से लोगों को ये हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा खुल रहा है तो यहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा। हॉस्पिटल बड़ा खुलने का मतलब बस एक ही है कि एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधा दी जा सके। जैसे अगर मैं आपका लैब टेस्ट, आपकी जांच भी वहाँ कर पाऊँ, आपका एक्सरे भी वहाँ कर पाऊँ, आपका अल्ट्रासाउंड भी कर पाऊँ, आपका सीटी स्कैन भी कर पाऊँ, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो उसको भी सुविधा हो, आपकी सर्जरी की जा सके, आईसीयू हो, तो इन सब चीज़ों को एक छत के नीचे लाना था। इसी वजह से ये बिल्डिंग इतनी बड़ी हुई है। नहीं तो जो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बिल्डिंग में हॉस्पिटल खोल दीजिए, चाहे वो खिड़की दीवार लगी रहे या नहीं रहे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। और ये बिल्डिंग के बड़े होने की वजह मैंने आपको यही बताई है। तो लोगों को इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ आएंगे,
पूरी पारदर्शिता है, पूरी विश्वसनीयता होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, रेट्स फिक्स्ड हैं, आपसे एक्स्ट्रा एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। जिन लोगों को मान लीजिए स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, गरीब आदमी है, उन लोगों के लिए भी क्या सुख सुविधा मिलेगा? जिन लोगों के पास, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि बहुत सारे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका क्या होगा। मैं एक यूनिफॉर्मिटी की समानता कि सब लोगों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उनका इमीडिएटली या विद इन 10 और 15 डेज आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, उनको इनरोल करना चाहिए। और जिनके पास नहीं भी है उनके लिए भी वही रेट रहेगा जब तक कि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो जाता है। पैसे के अभाव में किसी भी आदमी का ऐसा नहीं होगा कि उनका ऑपरेशन ना हो या वो मेरे हॉस्पिटल से लौट के चले जाएं। वो दिन मेरे लिए सबसे खराब दिन होगा कि कोई पेशेंट आए और पैसे के अभाव में वो मेरे हॉस्पिटल से चला जाए कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके यहाँ इलाज नहीं करा सकता। तो मेरी 100% कोशिश रहेगी कि कोई भी पेशेंट पैसे के अभाव में वापस नहीं जाए। और हम लोगों ने गरीब पेशेंट्स के लिए, जैसे किसी आदमी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के फादर का श्राद्ध है या पुण्यतिथि है, तो हम लोगों ने एक एनजीओ भी हमने खोला हुआ है अभी, जो हम एनजीओ की शुरुआत करेंगे हॉस्पिटल के साथ ही। उस एनजीओ का नाम है जय बाबा लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट है वो। हम लोगों ने उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके बच्चे का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, तो भोज करने की बजाय आप जो भी अमाउंट होता है 1000, 2000, 5000 आप उस एनजीओ के अकाउंट में दें। और उसके बाद हम लोग भी अपने हॉस्पिटल के रेवेन्यू का 2% हर साल उस फंड में देंगे, ताकि जितने गरीब लोग हैं जिनके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है, जो कोई सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी सर्जरी हम लोग कर पाए। क्या नाम बोलते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी मैं कैलाश हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं भारतीय सेना में सर्जन था और 11 वर्षों के सेवा के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया कि समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ देना है, कुछ वापस करना है। इस वजह से वापस आने का नहीं, जिस समाज ने हमें पैदा किया, जिस समाज ने हमें इतना बड़ा किया, इतना बड़ा नाम दिया, उसको एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग उसको वापस दे सकें, ताकि जो ये मूलभूत सुविधा लास्ट 75 साल में कभी नहीं आ पाई सिंघिया और उसके आसपास में, वो सुविधा हम लोगों को कम कीमत पे दे सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जैसे अभी आयुष्मान कार्ड के बारे में आप चर्चा किए, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसके लिए बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं कि वहाँ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस काम कर जाता है, तो यहाँ पे वो वैलिड रहेगा क्या? देखिए, आप जैसे आप मेरे पोस्टर में भी देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल इंश्योरेंस। अगर मैं आप मेरे पीछे नीचे देखेंगे, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका केयर हो, HDFC एर्गो हो, ये स्टार हेल्थ हो, पैरामाउंट हो, कोई भी मेडी असिस्ट हो, कोई भी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सब लोग जो है हमारे हॉस्पिटल से जुड़े होंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जैसे हम लोग दिल्ली में पेशेंट देखते हैं, हमारे जो 80% पेशेंट्स हैं सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सबका ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। बिहार में वो सुविधा इसीलिए नहीं आ पाती है कि एक हॉस्पिटल को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए 50 बेड होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 50 बेड। 50 बेड, एक बेड हॉस्पिटल में बनाने का खर्चा है 5 लाख रुपए मिनिमम, और ICU बेड बनाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। तो 50 बेड प्रॉपर तरीके से कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है पहले उसका इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद एक NOC देती है कि भाई हम इस हॉस्पिटल से एफिलिएट होना चाहते हैं और इस हॉस्पिटल में अगर हमारे पेशेंट्स का इलाज हो तो पेशेंट सुरक्षित रहेंगे और हम लोग इनको अपना पैसा देंगे। तो हमारे हॉस्पिटल जो आपका जो पहला सवाल था कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा क्यों बना है, ये भी एक वजह है कि अगर मैं सारी सुविधाएं नहीं रखता इस हॉस्पिटल में तो कभी भी मैं सारे पेशेंट्स का कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर पाता और सारी इंश्योरेंस सुविधा नहीं दे पाती। ये हॉस्पिटल इंडिया के जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और किसी का भी आपके पास, चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, चाहे पर्सनल हेल्थ केयर पॉलिसी हो, ECHS हो, CGHS हो, रेलवे हो, आयुष्मान कार्ड हो, सारा TPA हो, जिप्सा हो, वो सारे हमारे हॉस्पिटल में वैलिड है और आप आराम से आके कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब
आप इतने बड़े पद पे इतने बड़े हॉस्पिटल में रहने के बावजूद अब शुद्ध उस देहात एरिया में आके हॉस्पिटल बना रहे हैं और यहाँ पे अपना सेवा देना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से जो मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो भी पूछते हैं कि आप इतने लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में और वापस जाना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या करोगे बिहार जाके। तो क्या है कि जब मैं ऑपरेट करता हूँ दिल्ली में तो मेरे 40 से 50% पेशेंट बिहार के होते हैं, और जब वो उनको पता लगता है कि मेरा सर्जन, मेरे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित बिहार के हैं रहने वाले और ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है और हर आदमी ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ चलिए वहाँ। लेकिन यहाँ आने का एक स्पेशल रीज़न है। यहाँ आने का स्पेशल रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 40 साल में, कि ये जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा है, सिंघिया जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक बिहार में जिसमें कि 17-18 पंचायत हैं और उनके आसपास के एरियाज में, ये कभी नहीं खुल सकता था अगर मैं ये प्रयास नहीं करता। तो पहली बात, लोगों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी यहाँ नहीं है, क्योंकि बाहर का कोई भी बंदा, बाहर का कोई भी डॉक्टर आके यहाँ इस सुविधा, ये आपको सुविधा प्रदान नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज़, मैंने आसपास देखा 40 साल में कि अपने जीवन काल में कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो 60 के बाद जो उनका सर्वाइवल है, जो उनका लाइफ स्पैन है, वो 60-65 में ख़त्म हो जाता है और उनको बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, दमा का मैनेजमेंट, स्ट्रोक का मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए भी वो अपनी दवाओं पे कम पैसा खर्च करते हैं और आने जाने में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। पटना आना जाना ही उनका 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर लेता है और उसके बाद उनके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन यही सुविधा उसी 5-10 हज़ार में अगर उनका ये पूरा महीने भर का 3 महीने का ट्रीटमेंट हो जाए तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। प्लस अपने समाज को लौटाने का, हमारे परिजन, मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मेरे पूरे बंधु बांधव यहीं रहते हैं, दोस्त यहीं रहते हैं, तो उनको भी, और अब पूरा समाज यहाँ है, तो उनको एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि उनको कुछ लौटाया जाए, जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया है, यहाँ तक पहुँचाया। बस ये एक छोटा सा रीज़न है और एक छोटा सा प्रयास था कि हम लोग इसके लिए आगे काम कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सुविधाएं तो हैं। यहाँ अगर सर्दी बुखार वाले नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ आने का बिल्कुल आइए, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो सिंघिया के आसपास के जो लोग हैं, हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग या तो क्वैक्स के पास जाते हैं और वो आपको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हर चीज़ पे आपको एंटीबायोटिक्स मिलती है। 90% सर्दी बुखार में बच्चों को किसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया में एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, कि कोई भी एंटीबायोटिक्स आजकल काम नहीं कर रही है। वो इसीलिए काम नहीं कर रही है कि आप लोगों ने पहले इतना एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं आप, कि उसके बाद जब आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से आते हैं, क्रिटिकली आते हैं, तो हमारे पास एज ए सर्जन कुछ नहीं बचता है कि हम आपको दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग बहुत फेस करते हैं दिल्ली में आईसीयू सेटअप में, क्रिटिकल केयर सेटअप में। आपने जैसे पूछा कि सर्दी जुकाम बुखार, उसके लिए तो आपके पास यहाँ एक सिंपल एक ओपीडी की सुविधा है कि अगर आप आते हैं 350 रुपये में आप अपना एक अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। और ओपीडी भी हमारी 7 दिन तक अगर आप दोबारा आते हैं तो ओपीडी में कोई चार्ज नहीं लगेगा, फॉलोअप भी फ्री है आपका। आप इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं कि एक बार तो मैं दिखा लूंगा, फिर दोबारा फिर उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बाइक से आइए, 350 रुपये में हमारे डॉक्टर साहब जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको दिखाइए, फिर 7 दिन के बाद आइए, फिर फॉलोअप के लिए आइए। तो हम लोग एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। वैसे क्षेत्र में मैक्सिमम ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, स्नैक बाइट्स, पॉइजनिंग, ये सब मामला तो कम देखने को मिलता है। तो यहाँ तो लोकल और देहात एरिया है, तो बिगनिंग में तो ये दिक्कत होगी कि ये छोटे छोटे समस्या वाले पेशेंट ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग, हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो जो हमारा मैक्सिमम काम होगा, मेरा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो आईसीयू पे होगा। जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं, जिनको की ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, जो एम्बुलेंस से जिनको जाने में 3 घंटा लग सकता है, जैसे हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपको कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग का केस मान लीजिए कम आता है, या स्ट्रोक है, दमा है, दम फूल रहा है,
इसके लिए जब आप जितनी देर में आप ट्रेवल करेंगे उतनी देर में यहाँ पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, उससे आधी कीमत पर। आईसीयू के जो रेट्स हैं बाहर वो भी बहुत महंगे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, दरभंगा, पटना में, मिनिमम जो उनका बेड चार्जेस है वो 9,000 से 15,000, 20,000 के बीच का चार्जेस है। हमारे चार्जेस उसके 1/3 पे हैं, ताकि आप आएँ और निश्चिंत होकर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराएं। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप बनाने के प्लानिंग में है जी। तो यहाँ इस तरह से कम रेट में लेने के बाद, पैसा कम लेने के बाद लोगों को एक अजीबोगरीब लगता है कि भाई इसमें कहीं ठगी का शिकार तो नहीं होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह का एक मॉडल है साउथ में, उसको बोलते हैं अरविंद आई केयर। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, तमिलनाडु में अरविंद आई केयर है, उनके 50 हॉस्पिटल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिर्फ आंख का हॉस्पिटल है। उसमें वो लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर की बात करते हैं, सेम। अब आप बोलेंगे कि आप इतने कम पैसे में इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हॉस्पिटल्स का मार्जिन होता है वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स, वो उनकी दवाओं पे होता है। हमारी दवा जो है, हमारी कंपनी या हमारा जिनसे टाई अप है, सिप्ला जिसके लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कंपनी उनके लिए दवा बनाती है, जेनरिक मेडिसिन, हम वहाँ से खरीदते हैं, जिसका कॉस्ट 30% हो जाता है। 100 रुपये की दवा 30%। हम लोग मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, ताकि जो ब्रोकरेज, जो डीलरशिप का जो मार्जिन है वो हमारा कम हो जाए। और हमारा जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू मॉडल है वो वॉल्यूम पे काम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि मेरे हॉस्पिटल में 100 बेड हॉस्पिटल में सिर्फ 20 पेशेंट रहें और मुझे सारे पेशेंट्स बहुत पैसे देके जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि 100 के 100 पेशेंट्स रहें और वो थोड़ा कम पेशेंट्स आए। टर्नओवर ज़्यादा बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा काम है। और इसमें जहाँ तक एक जो हमारा गांव है वो एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। पूरी भारत देश लो ट्रस्ट सोसाइटी है। यहाँ हम लोग विश्वास कम करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में किसी पेशेंट को बोल दूं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो वो पेशेंट सबसे पहले ये सोचता है कि अरे डॉक्टर साहब तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है। हम लोगों में बचपन से हम लोगों ने एक अविश्वास की भावना देखी है, लो ट्रस्ट सोसाइटी है। अगर हम ये आपको बोल दें कि आपका काम बिना पैसे के हो जाएगा, तो आप 2 बार मेरे से पूछेंगे आप सही कह रहे हैं। तो मुझे पता है लोगों को शुरू में ये दिक्कत होगी, ये अविश्वास की भावना होगी, लेकिन इसीलिए हम लोग फर्स्ट डे से सर्जरी करना शुरू कर रहे हैं कि भाई सर्जरी करेंगे हम लोग पहले। और अगर हम लोगों ने 6 महीने में, हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1000 से ज़्यादा सर्जरी करें, चाहे वो मोतियाबिंद का हो, गॉल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई भी न्यूरो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, ENT हो। तो जब हम सर्जिकल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे तो वर्ड ऑफ माउथ, जब एक गांव के 5 लोग आएंगे, वही लोग जब वापस जाएंगे तो वो बता पाएंगे। इसमें टाइम लगता है, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी मेरे हॉस्पिटल की तरफ से भी ये ट्रस्ट जगाना पड़ेगा यहाँ के पेशेंट्स में कि नहीं, हम सही जगह पे। ऐसा भी है कि जैसे आपके एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा, इसका दवा वगैरह कहाँ से मिलेगा? जो दवा है वो तो हम लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो दवा, आपको पता होगा कि इस क्षेत्र की जो बहुत सारे लोग हैं, 80% दवाएं नकली हैं और 80% दवाएं नकली हैं, चाहे वो जैसे भी बिक रही हों, ये मुझे नहीं पता है और इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि वो सही कंपनी से आ रही है कि नहीं। सबसे पहले जब हम लोग जब से हम लोगों ने लाइसेंस लिया है, तो हम लोग तब तक उस फार्मेसी को शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग एक रजिस्टर्ड वेंडर से वो दवा नहीं खरीदेंगे। हम लोगों की कंपनी की दवा एक रजिस्टर्ड वेंडर और रजिस्टर्ड कंपनी से ही आ पाएगी, जैसे सिप्ला, एबर्ट, सन फार्मा, माइक्रोलैब्स, जुवेंटस, ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हैं, फाइजर, इनसे ही हम दवा खरीद पाएंगे। और हम इनसे दवा इस रेट में खरीदेंगे ताकि जो हमारा मार्जिन है हॉस्पिटल का वो सिर्फ 10 से 20% रह जाए, ना कि 200%। तो ये आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि जो आप दवा खा रहे हैं वो दवा आप पे काम भी करेगी, आपको सस्ते में भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी। सर डॉक्टर साहब, आप तो बहुत स्टेट लेवल के बहुत तेज स्टूडेंट थे, फिर अब मेडिकल में आने का जब मैं नेतरहाट से निकला, मैं स्टेट टॉपर था 10th में, फिर साइंस कॉलेज गया, तब भी स्टेट टॉपर था। और जब साइंस कॉलेज में था तो बहुत सारे लोग UPSC में चले गए, नेतरहाट के मेरे बैचमेट्स। तो मेरी इच्छा भी थी कि मैं जाऊं, मैं एक ब्यूरोक्रेट बनूं, लेकिन एक पता नहीं, एक ऐसा झुकाव था मेडिकल की तरफ, मेडिसिन की तरफ,
और पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि एक डॉक्टर बनिए। और डॉक्टर बनने के अलावा ही एक था कि ये टॉप पे जाना है। आज मैं उन 200 लोगों में हूँ इंडिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, और MCH सुपर स्पेशलिटी की डिग्री है मेरे पास, जो कि सबसे बड़ी डिग्री होती है किसी भी सर्जन के लिए इंडिया में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये और हम जो मेहनत का परिणाम है वो बस चलते रहे और ये कारवां बनता गया। कभी ऐसा नहीं सोचा कि और भी अच्छा कर सकते थे, क्योंकि फील्ड अलग, फील्ड आपके लिए जो फील्ड तय है, आप अपना मेहनत कर सकते हैं, अपना परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला ही है। आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक होता है दौलत कमाना, एक होता है शोहरत कमाना। आप दौलत कमाने के लिए जब इतने बड़ी डिग्री आपके पास है तो आप दूसरे देश में भी जा सकते थे। बिल्कुल, आपने सही बोला। मेरा जो छोटा भाई है वो अमेरिका में है, और वो एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट है। पहले क्लीवलैंड क्लिनिक में था, अभी न्यू मैक्सिको में है। तो मैं भी जा सकता था, मेरे पास हमेशा खुला हुआ था। मैं इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, लेकिन वो इंटेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ जो हम लोग पेशेंट देखते हैं वो एक दिन में 4 या 5 पेशेंट देखते हैं अमेरिका में, उससे ज़्यादा पेशेंट नहीं देख सकते। और मेरी OPD एक दिन की 700 लोगों की OPD होती है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था कैलकाटा में, हम लोग यूरोलॉजी में 700 लोग देखते थे, 5-6 डॉक्टर थे और 700 लोगों की OPD होती थी। सुबह 4 बजे से लाइन लगता था। और जो हमारा सर्जिकल एक्सपोजर है इंडिया में, उससे अच्छा सर्जिकल एक्सपोजर कहीं नहीं है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस देश में रह के इतने गरीब लोगों का ऑपरेशन कर पा रहा हूँ। और अपने कंफर्ट के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था, लेकिन अब जब डॉक्टर बन गए तो कंफर्ट तो सबसे बाद में आता है। रात में सोना भी 7 दिन में 3 दिन ही आसानी से मिल पाता है। 4 दिन तो कोई ना कोई रात में इमरजेंसी रहती है, तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए अपना जो कंफर्ट है वो बाद में है। और अब विचार नहीं आता है, लगता है कि मेरे घर के दूसरे लोग मेरे सपनों को जी रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन ये हॉस्पिटल होगा? हाँ, ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अभी हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट इसमें नहीं करेंगे। हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। एक रोटो करके, रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन करके होता है स्टेट में, वो आपको एक लाइसेंस देती है कि आप यहाँ ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्लान है कि जब ये हॉस्पिटल अभी 100 बेड का है, और जब मैं इसको 200 बेड का हॉस्पिटल करूँगा 2 साल के बाद, तो ये हमारा प्लान है कि हम लोग इसको एक पूरे बिहार के मानचित्र पे स्थापित करें और सिंघिया को पर से स्थापित करें। लोग जाने कि एक ऐसे रिमोट जगह पे भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। उसके लिए हम लोग 2 साल के बाद हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और लाइसेंस भी आसानी से मिल जाएगा, बिकॉज मैं एक वेरीफाइड ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि हम लोग उसमें आराम से कर पाएँ। लेकिन शुरू के जो 2 साल हैं, मूलभूत समस्याओं पे, जो बेसिक बीमारी है पेशेंट्स को, जिनके लिए, और जो स्पेशली जो ICU केयर उनको होना चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करने के लिए सोचता हूँ। अगर मैं इसमें सफल रहा तो लोगों का विश्वास जगेगा, और लोग 2 साल बाद मेरे पास ज़रूर आएंगे कि डॉक्टर साहब, इससे आगे की भी यात्रा तय की जाए। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ कब तक होने वाली है? ये हॉस्पिटल नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि जो अभी आ रही है अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को इस हॉस्पिटल का शुभारंभ होने वाला है। 15 या 16 अक्टूबर, जो भी डेट है, जो भी शुभ दिन होगा, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन इस हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा। इसके लिए मैंने जो हमारे ऊपर के लोग हैं, जो प्रशासन में हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन सबको हमने अप्राइज़ किया है। जो हमारे यहाँ की भी, समस्तीपुर के भी प्रशासन हैं, उनको भी हमने अप्राइज़ किया है, बताया है, और वो लोग बहुत खुश हैं। उनका पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, और उनको भी आप ही की तरह आश्चर्य हो रहा है कि एक ऐसी रिमोट जगह पे क्या ये स्थापित हो सकता है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का रिक्रूटमेंट, अच्छे स्टाफ लाना और उनको रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में, अगर आप चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं दिल्ली में था, मुझे कोई नहीं जानता था। आज ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। 2016 में जब मैं फौज छोड़ के आया था, मुझे कोई नहीं पहचानता था, और आज दिल्ली के वन ऑफ द बड़े हॉस्पिटल को मैं लीड करता हूँ। ये सिर्फ अपने मेहनत से हुआ है, आपकी काबिलियत से हुआ है, आपके सर्जिकल हैंड से हुआ है, और आप में जो एक सिंपैथी की भावना है, एक दया की भावना है, कंपैशन है, एम्पैथी है, उसकी वजह से हुआ है, और भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।